Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the question answers from your history book chapter number 2 from trade to territory. So जल्दी से हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन 7 पे आ गए हैं. एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस. अब सबसे पहले आपको ये बताना है सब्सिडरी अलायंस इम्पोज किसने करा था. सबसे पहले जनरल गवर्नर ने करा था जिनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स. ठीक है. एंड चलिए आंसर करते हैं हम लोग. अंडर दिस सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स. अब इसका क्या मतलब हुआ कि सब्सिडरी अलायंस का क्या था कि जितने भी रूलर्स थे वो अपनी आर्मी रख सकते थे, अपने आराम से जैसी उनको आर्मी रखनी है वो रख सकते थे. लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने ये किया कि आप सिर्फ हमारी आर्मी को यूज करिए, हम प्रोटेक्शन देते हैं आपको, आप हमारी आर्मी यूज करिए, अपनी आर्मी यूज ना करिए. ठीक है. सो उनकी आर्मी यूज करने के लिए पैसा तो देना पड़ेगा भाई. आप उनकी आर्मी यूज करें तो टैक्स तो उनको भरना पड़ेगा ना. सो रूलर्स जो टैक्स होते थे वो ईस्ट इंडियन कंपनी को देते थे. किस लिए? क्योंकि ईस्ट इंडियन कंपनी की जो ट्रूप्स थी, जो आर्मी थी, वो रूलर यूज कर रहा है. ठीक है. और बहुत से ऐसे राजा होते थे जो टैक्स नहीं दे पाते थे, तो क्या करते थे, पेनल्टी समझ के उनकी जो टेरिटरी थी उसको वो अपने कब्जे में कर लेते थे कि ठीक है आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं लेकिन अपनी टेरिटरी थोड़ा हमें दे दीजिए पेनल्टी के तौर पर, बाद में पैसे आए दे दीजिएगा, टेरिटरी ले लीजिएगा. और आपको क्या लगता है कि टेरिटरी वापस देते थे वो लोग? सो यही है. अंडर दिस सिस्टम सब्सिडरी अलायंस इंडियन रूलर्स अपनी इंडिपेंडेंट फौजें नहीं रख सकते थे, उनको फोर्सफुली कंपनी की दी हुई फौजें यूज करनी पड़ती थी. इफ दे आर अनेबल टू पे फॉर इट देयर टेरिटरी, इफ दे आर अनेबल टू पे फॉर इट, अगर पे नहीं कर पाते थे क्या, देयर टेरिटरी वाज टेकन एज अ पेनल्टी, उनकी टेरिटरी पेनल्टी के तौर पे ले ली जाती थी. अब कुछ एग्जांपल है जिनके ऊपर सब्सिडरी अलायंस लगा दिया गया था. नवाब ऑफ हैदराबाद और एक है अवध. अवध सबसे लास्ट टेरिटरी थी जो इन लोगों ने अपने कब्जे में करी थी. वहां के राजा के ऊपर ये लगा दिया गया था सब्सिडरी अलायंस, उनकी पूरी टेरिटरी हासिल कर ली थी. और नवाब जो थे हैदराबाद के, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था. इसके साथ आंसर हमने कंप्लीट कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं. In what way is the administration of company different from that of Indian rulers? अब जो ईस्ट इंडियन कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस जो था वो हमारे इंडियन राजाओं के प्रोसेस से कितना अलग था. हमारे इंडिया में कैसा प्रोसेस चलता था और ईस्ट इंडियन कंपनी कैसा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस चलाती थी वो देखते हैं. So, इसका आंसर क्या होगा, जब कंपनी अपना जो हमारा जो ईस्ट इंडियन कंपनी है, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट के लिए एक गवर्नर जनरल रखती थी. यानी कि जो एक राज्य होगा उस पे एक गवर्नर जनरल रूल करेगा. और इंडिया में क्या होता था, इंडिया में एक राजा रूल करता था. इंडिया में किंग था और यहाँ पे गवर्नर जनरल था. कंपनी कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स प्रेसिडेंसीज. ठीक है. कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स होते थे उनको प्रेसिडेंसीज कहती थी. ठीक है. और क्या 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे. इन इंडिया डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. यानी कि इंडिया में क्या होता था, जो डिस्ट्रिक्ट होते थे उनको कहा जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट. और यहाँ पे एक एक पूरे राज्य को, एक एक पूरे स्टेट को कहा जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. और इन्होंने एक नाम दे रखा था प्रेसिडेंसीज. नेक्स्ट पे चलते हैं. इन कंपनी द हेड इज गवर्नर जनरल. मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो जितना भी आप एक राज्य है, एक राज्य के ऊपर गवर्नर जनरल रहता था और वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में किंग रहता था. ठीक है. तो थर्ड है, द मेन job of governor general was to introduce administrative reforms, while the main job of the collector was to collect revenue, taxes, maintain law and order. अब क्या होता था, गवर्नर जनरल का भाई क्या काम होता था, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा रन करना. हेड गवर्नर जनरल था, उसमें कुछ चेंजेस लाना वो भी गवर्नर जनरल करता था. और इंडिया में क्या होता था, जो रेवेन्यू कलेक्टर था यानी जमींदार थे वो हेड थे इंडिया में. ठीक है. जमींदार इंडिया में और गवर्नर जनरल ईस्ट इंडियन कंपनी की तरफ से. जमींदार और क्या क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखते थे.
ठीक है, इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा जो आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चेंजेस बताइए, कंपनी की आर्मी में क्या क्या चेंजेस हुए थे। डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी। अब क्या क्या चेंजेस आए थे वो जरा पढ़ते हैं। अब द कंपनी हैज इट्स ओन आर्मी नोन एज द सिपाही आर्मी with infantry and cavalry and added a uniform culture, disciplining it. अब आपको लगता है कि लाइक मुगल रूल ले लीजिए, मराठा रूल ले लीजिए, सिख रूल ले लीजिए, अलग अलग तरीके की किंगडम तो चलते ही थे इंडिया में पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले। तो वो लोग कभी भी कोई वर्दी देते थे क्या? कोई मतलब एकदम डिसिप्लिन वाली वर्दी, और एक एक हाथ में एक गन होना चाहिए, और क्या कहते हैं मतलब अलग अलग तरीके से बहुत सारी अलग अलग तरीके की चेंजेस होते थे ईस्ट इंडियन कंपनी में। लेकिन जो हमारे जो नॉर्मल इंडिया की कंपनीज रहती थी, आर्मी रहती थी, वो काफी नॉर्मल रहती थी। सो ईस्ट इंडियन कंपनी की आर्मी कैसी थी? उसमें थी दो तरीके की आर्मी, एक थी इन्फेंट्री, दूसरी थी कैवलरी। ठीक है, अब अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे तो इंडियन रूलर सिर्फ या तो पैदल सोल्जर्स रखते थे या तो घुड़सवार रखते थे, इनमें दोनों होते थे और ट्रेंड होते थे बहुत ज्यादा। ठीक है, और यूनिफॉर्म कल्चर यानी कि एक रेड कलर की यूनिफॉर्म होती थी, सारे यूनिफॉर्म सबकी सेम होनी चाहिए, सबकी जूते सेम होने चाहिए, सबके बाल मतलब एकदम डिसिप्लिन में रहना चाहिए, ऐसा ईस्ट इंडियन कंपनी की आर्मी में होता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लेटर गॉट डिक्लाइन ड्यू टू द यूसेज ऑफ मस्केट एंड मैचलॉक इन बर्मा, इजिप्ट एक्सेट्रा। अफगानिस्तान भी है। ठीक है, सो इसमें क्या बताया गया है कि जो आर्मी ईस्ट इंडियन कंपनी ने बनाई थी ना, वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लग गई थी, धीरे धीरे करके खत्म होने लग गई थी। क्यों? क्योंकि जो उनकी जो आर्मी थी उसमें बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स थे और उनको भाई गन वन चलाना नहीं आता था। ठीक है, और उसके बाद वो जो आर्मी थी वो उसकी नीड ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो इंग्लैंड से जो आर्मी लाई गई थी वो यूज कर रहे थे कहाँ पे? वहां पे भी उनके कुछ युद्ध लड़ने की काम आ गया था, जैसे कि बर्मा में, इजिप्ट में, अफगानिस्तान में युद्ध लड़ने का टाइम आ गया था। तो यहाँ पे आर्मी बनाने का काम इन लोगों ने छोड़ा, फिर वहां भागे और मैच लॉक और मस्केट यानी कि गन से वहां पे युद्ध लड़ा गया। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, टॉपिक्स सब कुछ कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ई विद्यार्थी वेबसाइट अगर आप उसे जरा चेक करेंगे ना तो इट्स टोटली फ्री एंड उसमें आपको एमसीक्यूज, प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स, जितने भी सैंपल हैं, नोट्स, सब कुछ, जितने भी आपको स्टडी मटेरियल हेल्प चाहिए ना भाई, सब मिल जाएगा। डू चेक इट आउट, evidyarthi.in की वेबसाइट, इट्स टोटली फ्री एंड रियली यूजफुल फॉर यू गाइस। ठीक है, नेक्स्ट एक बड़े ऑसम चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे हम लोग। टिल देन अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।